वो सलोना जिस्म, सलोना का अर्थ है जो मनमोहक है, आकर्षक है, सुंदर है। जिस्म अर्थात शरीर। अब ये जो कविता है हमने पहले भी बात की थी, शमशेर बहादुर सिंह ने किसकी याद में लिखी है? अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत कम चला, सिर्फ 4-5 साल तक ही इनका वैवाहिक जीवन चला और उसके बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। तो इन्हें ये लगता है कि जो पत्नी का शरीर है वो कहीं गायब नहीं हुआ है, मृत्यु के बाद भी वो पर्यावरण में, परिवेश में हर जगह महसूस होता है। जब वो प्रकृति को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है, जब वो शाम को विचार मग्न होते हैं तब उन्हें महसूस होता है। उनके भीतर जो कविताएं, गीत बनते रहते हैं उसमें भी उन्हें अपनी पत्नी का जो सुंदर शरीर है या पत्नी की जो यादें हैं वो महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो वो साकार है, वो आसपास ही है और उन्हें प्रेरित कर रही है बेहतर जिंदगी जीने के लिए, बेहतर गीत लिखने के लिए और आशान्वित रहने के लिए। अब ये थोड़ी मुश्किल कविता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चित्र हैं, बिंब हैं बहुत सारे जो कवि अपने जीवन में और अपने आसपास देखते हैं, उन्हें उसी में अपनी पत्नी की छवि नजर आने लगती है। वो चाहे कविताएं रच रहे हो या वो प्रकृति को देख रहे हो, वो चाहे रात का समय हो, वो चाहे सुबह का समय हो, उन्हें हर जगह किसी न किसी रूप में अपनी पत्नी की स्मृतियां, उनका शरीर महसूस होने लगता है। ये जो पूरी कविता है इसमें बहुत सारे बिंब है, बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत सारे दृश्य हमारी आंखों के सामने आते हैं। तो इसमें पूरी कविता में चित्रात्मकता और बिंबात्मकता है। शाम का बहता हुआ दरिया कहाँ ठहरा। शाम के समय जो भावनाएं उमड़ती है, जैसे दरिया बहता रहता है ना, उसी तरह से शाम के समय जब मन में भावनाएं उमड़ती है, जब आदमी अकेला होता है या दिन भर के काम के बाद शाम को जब थक कर आराम करता है, तो उस समय जो मन में भावनाएं उमड़ती है वो कहाँ ठहरा के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि किसी जगह पर वो दरिया ठहर जाता है और मैं कविता लिख लेता हूँ या मैं गीत रच देता हूँ। दूसरा अर्थ ये होता है कि कहाँ ठहरा जो है इसके पीछे विस्मयादि बोधक है, यानी कहीं नहीं ठहरता। शाम के समय जो भावनाओं की नदी सी उमड़ती है मन में, वो कहीं भी नहीं ठहरती, वो बहती चली जाती है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही मेरे मन में जो भावनाएं हैं वो लगातार उमड़ती रहती है और कहीं भी नहीं ठहरती। मेरी पत्नी से जुड़ी हुई जो यादें हैं और जो भावनाएं हैं वो लगातार मेरे मन में उमड़ती रहती है और मैं उन भावनाओं से भरा रहता हूँ। जिस तरह से दरिया बहता रहता है वैसे ही मेरी भावनाएं भी लगातार उमड़ती रहती है और कहीं रुकती नहीं है। सांवली पलकें नशीली नींद में जैसे झुके, और किसी स्त्री की या किसी युवती की सांवली सी पलकें, काले से रंग की जो पलकें हैं, नशीली यानी नशे में डूबी हुई या बिल्कुल मस्त, नींद में जैसे झुके, नींद से बोझिल होकर जैसे झुकने लगती है। मेरा जो मन है वो तुम्हारी यादों से ऐसे भरा हुआ है जैसे कि किसी स्त्री की सांवली सी पलकें नशे में डूबी हुई सी या मस्ती में चूर या थकी हुई नींद से बोझिल होकर झुकने लगती है। तो मेरा मन तुम्हारी भावनाओं से इतना अधिक भरा हुआ है जितनी किसी की आंखों में नींद भरी होती है। चांदनी से भरी भारी बदलियां हैं। अब जो आंखें हैं वो किसी की नींद से भरी हुई आंखें, उसकी तुलना की है इन्होंने भारी बदलियों से। भारी जो बादल होते हैं, पानी से भरे हुए बादल, वो जिस तरह से भरे होते हैं उसी तरह से मेरे मन में तुम्हारी यादें हैं और किसी की आंखों में जैसे नींद होती है चांदनी से भरी। ऐसे बादल जो पानी से भरे हुए हैं और जिनसे चांदनी का प्रकाश छन रहा है या जिन पर चांदनी भी पड़ रही है। चांदनी जो है वो आशाओं की प्रतीक है या सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, और जो भारी बदलियां हैं वो बोझिल मन या यादों से भरे हुए मन की प्रतीक है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे पानी से भरे बादल होते हैं, नींद से भरी आंखें होती हैं, वैसे ही मेरे मन में तुम्हारी यादें और तुम्हारी भावनाएं भरी हुई हैं और ये जो भावनाओं का उमड़ना है ये लगातार चलता रहता है जैसे नदी बहती रहती है, यानी मैं कभी भी तुम्हारी यादों से मुक्त नहीं हो पाता हूँ। ख्वाब में, मेरे सपनों में क्या होता है, गीत पेंग लेते हैं। जो गीत हैं वो झूलते रहते हैं। पेंग लेना मतलब झूलना। जो झूला होता है ना, एक बार जब उसको झुला दो तो वो आगे चला जाता है, पीछे आ जाता है, तो उसको पेंग कहते हैं, झूले का झूलना। तो मेरे सपनों में जो गीत हैं वो झूले की तरह
आगे और पीछे चलते रहते हैं। यानी मेरे मन में तो तुम्हारी यादों के कारण गीत बनते बिगड़ते रहते हैं। मैं कोई ना कोई कविता लिखता रहता हूँ, गजल लिखता रहता हूँ और कुछ ना कुछ मेरे मन में चलता रहता है। जो कवि होता है वो कभी कविता से मुक्त नहीं होता, उसके मन में लगातार कविता बनती रहती है। कविता इस तरह नहीं लिखी जाती कि आप बैठेंगे और फिर कविता लिख देंगे। सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा ऐसे नहीं लिखी गई कि चलो आज कविता लिखते हैं, आज बैठ जाते हैं, आज दिन भर में कविता लिखूंगा तो वो लिख ली जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। कविता जो है वो लगातार चलती रहती है, मन में छंद बनते रहते हैं और कवि उनको जमा करता रहता है। तो मन ही मन में उसको तराशता रहता है, शब्द बदलता रहता है, नए शब्द जोड़ता है, कुछ शब्दों को हटा देता है, छंद में मात्राएं गिनता है। लगातार जो है कविता मन में बनती बिगड़ती रहती है। तो कवि कहते हैं कि मेरे सपनों में भी, जब मैं नींद में भी होता हूँ तब भी तुमसे जुड़ी हुई कविताएं मेरे मन में चलती रहती है। और वो कैसे चलती रहती है? जैसे झूला झूलता रहता है, आगे और पीछे आता जाता रहता है। प्रेम की गुइयां झुलाती है उन्हें। मेरे सपनों में जो गीत या कविताएं बनती बिगड़ती रहती है वो इस तरह से है जैसे कोई सखी, गुइयां का मतलब है सखी, जैसे कोई सखी दूसरी सखी को झूला झुला रही हो। जैसे लड़कियां एक दूसरे को झूला झुला रही हो, वैसे ही मेरे मन में जो प्रेम भरी भावनाएं हैं वो मेरे गीतों को प्रभावित करती रहती है। जो प्रेम भरी भावनाएं हैं वो मेरे मन में जो गीत या कविताएं बनती बिगड़ती रहती है उनको वो सहारा देती रहती है या कविता रचने में मदद करती रहती है। जो गीत बनते रहते हैं इनके मन में, उसकी तुलना की है इन्होंने लड़कियों या स्त्रियों के द्वारा झूला झूलने और झूला झुलाने से। यानी जिस तरह से युवतियां एक दूसरे को प्रेम से झूला झुलाती है, उसी तरह से जो प्रेम भरी भावनाएं हैं मेरे भीतर वो मुझे मदद करती है गीत रचने में या कविताएं रचने में। ये गजलें भी लिखते थे, तो ये जो प्रेरणा है सारी ये उन्हें मिलती है अपनी पत्नी की यादों से। उस तरह का गीत, वैसी नींद, वैसी शाम सा है वो सलोना जिस्म। वो जो मनमोहक और सुंदर शरीर है मेरी स्वर्गीय पत्नी का, वो कैसा है? अब ये गीत से शुरू किया है इन्होंने, गीत, नींद, शाम, 3 चीजें हैं जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। तो उस तरह का गीत, किस तरह का गीत? जैसे सखियां प्रेम से एक दूसरे को झूला झुला रही हो, उसी तरह मेरे मन में जो भावनाएं हैं वो गीत को रचने में मदद करती रहती है। ऐसा गीत जो बहुत प्रेम भरी भावनाओं से रचा जाता है, वो जो पत्नी का जिस्म है उस गीत की तरह है। फिर क्या है? वैसी नींद। नींद कैसी? आंखें नशे में डूबी हुई सी या थकान से चूर होने के बाद जब आंखें नींद से बोझिल हो जाती है तो मेरे पत्नी के शरीर की तुलना उससे की जा सकती है, इस तरह की नींद से। और वैसी शाम, किस तरह की शाम? जिसमें भावनाएं उमड़ती रहती हैं और कहीं रुकती ही नहीं है। तो वैसी शाम से भी मेरी पत्नी के शरीर की तुलना की जा सकती है। मतलब वो शरीर अब कहीं नहीं है, वो कहाँ है? अब वो प्रतिबिंबित हो रहा है किसमें किसमें? एक तो भावनाओं के उमड़ते हुए दरिया में, दूसरा नींद से झुकी हुई पलकों में, और तीसरा मन में बनते बिगड़ते हुए गीतों में, जो कि झूले की तरह लगातार झूलते रहते हैं मन में। तो इन सारी चीजों की तरह है वो सलोना जिस्म। अब इन्हें और याद आता है आगे, उसकी अधखुली अंगड़ाइयां हैं। अधखुली का मतलब है जो हल्की सी है, पूरी नहीं है, आधी अधूरी। अंगड़ाई होता है शरीर को तानना, जकड़न को दूर करने की कोशिश करना। अंगड़ाई तो समझते हो ना, अंगड़ाई लेना, थोड़ा सा शरीर को तानना, है ना, कि जो जकड़न है, आलस है, वो थोड़ा सा दूर हो जाए। तो उसकी अधखुली अंगड़ाइयां हैं, यानी वो जो जिस्म है वो मेरी यादों में हल्की अंगड़ाइयां ले रहा है। या दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि मुझे अपनी पत्नी की हल्की हल्की अंगड़ाइयां याद आ रही है। वो जो अंगड़ाइयां उन्हें याद आती है तो उन्हें प्रकृति में बहुत सारी चीजें उस तरह से दिखती है, उससे जुड़ी हुई। तो सबसे पहले इन्हें क्या दिखता है? कमल के लिपटे हुए दल। दल होती है पंखुड़ियां। तो कमल की जो पंखुड़ियां आपस में लिपटी होती है वो उसकी याद दिला रही है मुझे। कसे भीनी गंध में बेहोश भंवरे को। कसे मतलब जकड़े हुए, भीनी गंध मतलब हल्की हल्की सुगंध, बेहोश का मतलब है यहाँ पर खुशबू में डूबा हुआ, मस्त, बेसुध। और भंवरा तो आप समझते हैं, एक प्रकार का जो कीड़ा होता है जो गुंजार करता है और कलियों पर बैठता है। तो कमल की जो लिपटी हुई पंखुड़ियां हैं उनके बीच में कोई भंवरा खुशबू के कारण बेहोश हो गया है और जो पंखुड़ियां हैं उन्होंने मानो उसे कस दिया है। तो जिस तरह से भंवरा सुगंध के बीच में या कमल की पंखुड़ियों के बीच में फंस जाता है, उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी याद है वो मेरे हृदय में बसी हुई है और तुम जिस तरह से अंगड़ाई लेती थी उसकी याद भी मेरे मन में बसी हुई है। वो सुबह की चोट है हर पंखुड़ी पर और मुझे तुम्हारा जिस्म
तब भी याद आता है जब सुबह की हवा फूलों की पंखुड़ियों पर हल्की चोट करती है। सुबह की जो हवा है ना, वो फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, कलियां हैं, उन पर हल्की हल्की चोट करती है, उनको हल्का धक्का देती है सुबह की ताज़ा हवा। तो जब मैं इस दृश्य को देखता हूँ तो भी मुझे तुम्हारा शरीर याद आता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर की यादें भी मुझे इसी तरह से झकझोरती है। रात की तारों भरी शबनम कहाँ डूबी है। कहाँ डूबी है के दो अर्थ निकलते हैं कि कहीं जाकर डूब गई है या कहाँ डूबी है, मतलब कि कहीं नहीं डूबी है, वो इधर ही है। तो रात की तारों भरी, तारों से भरी हुई, शबनम का अर्थ है ओस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रात में जो तारे चमक रहे थे वो सुबह ओस बनकर न जाने कहाँ कहाँ बिखर गए हैं या लुप्त हो गए हैं। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि रात में चमकते तारे अभी भी नहीं डूबे हैं, वो कहीं नहीं डूबे हैं, वो ओस बनकर वातावरण में चमक रहे हैं, ओस की बूंदों के रूप में वातावरण में चमक रहे हैं और अपनी याद दिला रहे हैं। तो जैसे तारे रात में चमकते हैं, सुबह वो ओस बन जाते हैं, फिर उसी तरह के फूल डालियों पर दिखते हैं, तो तारों की याद बनी रहती है, ठीक है, भले ही वो डूब गए हों। तो उसी तरह से जो पत्नी है, भले ही उसका शरीर नहीं है आज, लेकिन फिर भी उसकी याद कहीं ना कहीं जागृत है, उसकी छवि कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो रही है प्रकृति में या वातावरण में। नर्म कलियों के पर झटकते हैं हवा की ठंड को। नर्म कलियां, जो कोमल कोमल कलियां हैं, उनके जो पंख हैं या पंखुड़ियां हैं, वो झटकते हैं यानी दूर करते हैं। हवा में जो ठंड है उसको कलियों की जो पंखुड़ियां हैं वो हिलकर या झटक कर उस ठंड को दूर कर रही है। मैं वातावरण में ये दृश्य देखता हूँ कि सुबह के समय जो कलियां हैं वो विकसित होती हैं, कलियां चटकती है। जब वो विकसित होने लगती है ना, फूल बनकर खिलने लगती है, तो उसको कलियों का चटकना कहते हैं। उर्दू में गुंचे भी कहते हैं, गुंचे चटकते हैं, यानी कलियां खिलती है। तो कलियों की जो पंखुड़ियां हैं वो जब थोड़ी थोड़ी विकसित होती है तो ऐसा लगता है मानो वो हिलकर हवा में जो ठंड है सुबह के समय उसको दूर कर रही है। तो ये दृश्य देखकर भी मुझे स्वर्गीय पत्नी का सलोना जिस्म याद आता है। इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि मैं पत्नी की यादों को दूर करने की कोशिश करता हूँ हल्की फुल्की गतिविधियों से या कामों से, लेकिन वो फिर वापस वहीं पर आ जाती हैं, यादें हो जाती नहीं है कहीं। तितलियां गोया चमन की फिजा में नश्तर लगाती है। ये इनका उर्दू ज्ञान है, पूरी जो पंक्ति है उसमें उर्दू शब्द है। गोया का अर्थ होता है मानो। चमन तो समझते हो, जो बगीचा है, उद्यान है, बाग बगीचे। फिजा का अर्थ हो गया वातावरण या परिवेश। नश्तर होता है एक छोटा सा चाकू जो ऑपरेशन वगैरह करने के काम आता है, उसको भी नश्तर कहते हैं। तितलियां जो उड़ रही है चमन में, यानी उद्यान में, बाग बगीचे में या बाहर कहीं खुले में, तितलियां जब उड़ रही है तो ऐसा लगता है कि वो अपने नरम नरम पंखों से वातावरण को चाकू की तरह काट रही है, ऐसा लगता है। अब ये इन्होंने कोमल सी कल्पना की है कि तितलियां उड़ती है और ऐसा लगता है कि वो काट रही है, जैसे चाकू से किसी चीज को काटा जाता है, उस तरह से वो फिजा को प्रभावित कर रही है किसी न किसी रूप में। तो ये दृश्य देखकर भी मुझे सलोना जिस्म तुम्हारा याद आता है। एक पल है ये समा। समा का अर्थ है दृश्य। जागे हुए इस जिस्म का, जागे हुए अर्थात यादों में जो जाग जाता है या जो परिवेश में प्रतिबिंबित हो रहा है, नजर आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति के सुंदर दृश्यों में तुम्हारा शरीर जागृत हो गया है या फिर प्रतिबिंबित हो रहा है। मतलब एक पल के लिए कभी लगता है, और ये जो पल है ये बार बार आता रहता है, क्योंकि मुझे फिर लगातार ऐसा ही लगता रहता है। जहाँ शामें डूब कर फिर सुबह बनती है। और तुम्हारी यादों में क्या हो रहा है मेरे जीवन में कि जो शाम है, पहले तो शाम होती है, फिर शाम डूब जाती है, शाम खत्म हो जाती है, और फिर शाम या रात बीत जाती है और सुबह आ जाती है। तो मेरे मन में जो तुम्हारी याद है वो बनी रहती है, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे कोई भी समय चल रहा हो, सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह, तुम्हारी यादों में ऐसा होता रहता है। इस तरह से जीवन चल रहा है। और दरिया राग बनते हैं। दरिया का मतलब यहाँ भावनाओं से है, भावनाओं का जो उमड़ता हुआ सोता है या उमड़ता हुआ झरना है या उमड़ती हुई नदी है, वो गीतों में ढल जाती है। मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ती है तुम्हारी यादों को लेकर, वो गीतों में या कविताओं में ढल जाती है। कमल फानूस, और कमल के जो फूल है वो मुझे झूमर की तरह नजर आते हैं। फानूस होता है झूमर, जो सजावट के लिए लटकाए जाते हैं। झूमर तो समझते होंगे, समझते हो ना? एक उर्दू का शेर है बहुत मशहूर कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
फानूस होता है झूमर, तो कमल के फूल मुझे झूमर की तरह नजर आते हैं। इसका एक और अर्थ भी हो सकता है कि जो झूमर तुमने घर में लगाए थे, कमल के फूल देखकर मुझे वो झूमर याद आते हैं। तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। रातें मोतियों की डाल दिन में, रात में जो चमकने वाले तारे हैं वो दिन में फूल बनकर डालों पर नजर आते हैं। अब इसका ये अर्थ निकलता है, इसके अलावा कोई और अर्थ निकल नहीं सकता। या डालों पर मोतियों की तरह नजर आते हैं। रात में जो तारे होते हैं ना, उनकी तुलना कर रहे हैं दिन में फूलों से लदी हुई डालियों से, और वो जो फूल हैं वो मोतियों की तरह नजर आते हैं। रात में जो तारों से भरा हुआ आसमान में देखता हूँ, सुबह जब मैं फूलों से लदी हुई डालियां देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो जो रात के तारे हैं वो फूल बनकर डालियों पर लटक गए हैं। या फिर जो शबनम की बूंदे, ओस की बूंदे होती है, वो मुझे मोतियों की तरह लगती है, और ऐसा लगता है कि रात में जो तारे चमक रहे थे वो सुबह ओस की बूंदों के रूप में डालियों पर अब चमक रहे हैं। साड़ियों के से नमूने चमन में उड़ते छबीले, चमन में यानी जो वातावरण है आसपास का, या बाग बगीचे हैं, उद्यान है, उसमें छबीले का अर्थ होता है जो सुंदर है, मनमोहक है या आकर्षक है। तो चमन में या उद्यान में जो तितलियां उड़ती रहती है या अलग अलग तरह के कीट पतंगे या पक्षी उड़ते रहते हैं, वो मुझे कैसे लगते हैं? ऐसा लगता है कि वो साड़ियों के डिज़ाइन है। जो तुम्हारी जो साड़ियां हैं घर पे रखी हुई, शायद तब भी होंगी, तो जब मैं उड़ते हुए पक्षियों को या तितलियों को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी साड़ी की सुंदर छाप है, जो डिज़ाइन है तुम्हारी साड़ी के आकर्षक, वो उड़ रहे हैं चमन में। तो चमन में ये सारी चीज़ें देखकर मुझे तुम्हारी साड़ियाँ याद आती है, कहने का मतलब ये है। वहाँ गुनगुनाता भी सजीला जिस्म वह, सजीला का मतलब है सुंदर या आकर्षक, जिसकी सज धज अच्छी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति में या परिवेश में, वहाँ का मतलब है पर्यावरण में, वातावरण में, भंवरों की, पक्षियों की जो बोली है उसमें भी तुम्हारे जिस्म की झलक है, या उसमें तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम गुनगुना रही हो। बाहर जब मैं भंवरों को गुनगुनाते हुए देखता हूँ, या मैं पक्षियों की मीठी बोली सुनता हूँ, कुछ पक्षियों की, तो मुझे क्या लगता है कि उस आवाज़ में तुम्हारी गुनगुनाहट है। तुम जैसे घर पर गीत गुनगुनाती थी, तो वो भी मुझे याद आता है भंवरों को सुनकर और पक्षियों की बोली सुनकर। जागता भी यानी जो तुम्हारा जिस्म है वो मुझे प्रकृति के जागरण में दिखाई देता है। जब प्रकृति जागती है सुबह के समय, या प्रकृति में कुछ भी हलचल होती है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जिस्म जाग उठा है। यानी तुम्हारी जो छवि है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, वो प्रकृति में प्रतिबिंबित हो रहा है, वहां पर नजर आ रहा है। मौन सोता भी, प्रकृति जब शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, चुप हो जाती है, या निष्क्रिय हो जाती है। सोने का मतलब है निष्क्रिय हो जाना, जब बहुत कम गतिविधियां प्रकृति में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति की जो चुप्पी है, प्रकृति की जो निष्क्रियता है, उसमें भी तुम हो। यानी मुझे तुम्हारी निष्क्रियता, तुम्हारी चुप्पी, प्रकृति की चुप्पी में नजर आती है। जब मैं देखता हूँ कि प्रकृति शांत हो गई है, तो मुझे उससे तुम्हारी जो चुप्पी है, तुम्हारा जो मौन है, या तुम्हारा जो सो जाना है, वो याद आता है जब तुम मेरे साथ थी। या फिर तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो फिर तुम जैसे प्रकृति शांत हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी जो दैहिक गतिविधियां हैं वो अब समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। ना जाने एक दुनिया की उम्मीद सा, यानी ये सब ना जाने कैसे होता है मेरे साथ। एक दुनिया की उम्मीद सा, एक बेहतर दुनिया, बेहतर भविष्य की उम्मीद तुम्हारी यादें मुझ में जगाती है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बेहतर होने लगी है। तुम्हारी यादें मुझे विश्वास दिलाती है, तुम्हारी यादें मुझ में आशाएं जगाती है कि अब ये जो दुनिया है ये और बेहतर हो जाएगी। यानी मुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारी यादें हैं, तुमसे जुड़ी हुई भावनाएं हैं, तुम्हारे शरीर की छवियां हैं प्रकृति में अलग अलग जगह पर, तो मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की उम्मीद का मतलब है कि दुनिया के बेहतर होने की उम्मीद। किस तरह ये उम्मीदें किस तरह मुझ में जगती हैं मुझे नहीं पता। तो ये सारा जो जादू है, ये जो सारा सम्मोहन है, ये जो सारा आकर्षण है, ये किस तरह से हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है।